नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ा। राजनीतिक पारा इस कदर चढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, मगर चुनाव की नतीजे आते ही बिहार में एसआईआर का मुद्दा रातों रात गायब हो गया। तो वहीं अब एसआईआर को लेकर सियासी बयार चल रही है। पड़ोसी राज्य बंगाल तक पहुंच गई है। बिहार में एसआईआर सफल होने के बाद से चुनाव आयोग ने देश के 11 राज्यों में से जोरों शोरों से ये प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर करारा वार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो बीजेपी को घरवाले तक उनका वोट नहीं देंगे, बीजेपी जाए तो शांति आए। अखिलेश यादव का ये बयान बिहार चुनाव के बाद यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर आया है। उन्होंने एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ का दर्द भी बताया है। बता दें कि एसआईआर के बाद से कई बीएलओ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में कईयों की जान चली गई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का भी नाम एसआईआर में शामिल है। तो वहीं बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस कारण एसआईआर एक बार फिर से सियासी मुद्दा बन चुका है। देश भर में बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते कुछ हफ्तों से सुसाइड या फिर अलग अलग कारणों से कई बीएलओ की जान जा चुकी है और ऐसी घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में राजनीति अब तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। टीएमसी के प्रधान सचिव अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर पर बातचीत के लिए हालांकि बैठक भी बुलाई है और इस दौरान ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के लोगों से बात करके उन्हें एसआईआर से जुड़ी जानकारी देंगी। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर की सुबह 11 बजे बैठक के लिए बुलाया गया है और एसआईआर को लेकर बंगाल में सियासत फिलहाल गर्म है। ममता ने देश भर में एसआईआर विरोधी यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बता रही है। इसके साथ ही अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उनका कहना है कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है और इसके जरिए आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीएलओ पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है और यह कोई विफलता नहीं है बल्कि एक साजिश है। सत्ता में मौजूदा लोगों को बचाने के लिए लोकतंत्र की कुर्बानी दी जा रही है। बता दें कि लगातार एसआईआर को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने हैं। बिहार में चुनाव हुए और उस दौरान एसआईआर का भी मुद्दा तेज उठा और ऐसे में एक बार फिर पश्चिम बंगाल में की सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। हालांकि लगातार राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस पर वार और पलटवार का दौर तेज है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवरल मलिक जी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं और कपिल श्रीवास्तव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल जहां तक विषय एक तरीके से एसआईआर पे राजनीति होने का अथवा ना होने का, मैं सोचता हूँ एसआईआर पे राजनीति किसी रूप में नहीं होनी चाहिए। इस चुनाव आयोग का स्पष्ट रूप से विषय और चुनाव आयोग सबको मालूम है कि स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग आज भी है, कल भी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग वही था, वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। निश्चित रूप से इसी चुनाव आयोग के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे और ईवीएम के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके साथ साथ जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए वो भी इसी चुनाव आयोग के माध्यम से रहे और उसके साथ साथ एक चुनाव प्रणाली होती है और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए ईवीएम की, इलेक्शन कमीशन की, तो मैं समझता हूं इनके खिलाफ बोलना एक तरीके से मतदाता का विश्वास लोकतंत्र से उठाना और चुनाव प्रक्रिया से उठाने वाली बात। अवरल जी, एसआईआर को लेकर हम विपक्ष कहें, इंडिया गठबंधन कहें, लगातार मोर्चा खोल रखा है। जी नहीं, देखिए, जहां तक एक तरीके से सवाल है विपक्ष का, तो मैं समझता हूं सभी लोग भारतीय हैं और भारत की संवैधानिक प्रक्रियाओं में सबका भरोसा है और होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से एसआईआर का बिल्कुल स्पष्ट है और सर्वविदित है, सबको मालूम है कि एसआईआर क्या है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नाम मतदार सूची से हटा दिया जाता है निधन होने के पश्चात और उसके साथ साथ 18 साल की किसी की उम्र हो जाती है तो नाम जोड़ दिया जाता है। अपडेट एंड अपग्रेडेशन का ये
एक तरीके से एसआईआर है पूर्ण रूप से, और उसके साथ साथ इसका राजनीतिकरण करना या किसी रूप में राजनीतिक बयानबाजी करना, ऐसा किसी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से एसआईआर का, वो बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है। और रही बात वोट कटने की, कोई व्यक्ति मौजूद है, भारत में मौजूद है और वो अवेयर सिटीजन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी वोट कट जाए। अगर कट जाती है, किसी तरीके से गलती से कट जाती है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप में उसकी जुड़ेगी, और किसी व्यक्ति का वोट नहीं कटना चाहिए। ये मेरा निजी रूप से भी इस विषय में मानना है, क्योंकि लोकतंत्र इस देश में मौजूद है और लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं पे किसी रूप में सवाल किए जाने एक तरीके से पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन हाँ, सबको बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, यही लोकतंत्र है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, इस बात को भी याद रखा जाना। बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकतंत्र विश्वास पर टिका होता है, और विश्वास पारदर्शिता पर। तो मुझे आप एक बात ये बताइए, जिस देश का लोकतंत्र मशीन पर निर्भर कर रहा है और उनमें से 19 लाख ईवीएम मिसिंग हो मशीन, और ग्वालियर हाई कोर्ट में केस चल रहा हो, तो मुझे आप बताइए, इस देश की सरकार आज तक बरामद नहीं कर पा रही है 19 लाख ईवीएम जिसके भरोसे इस देश में मतदान हो रहा है। क्या वो गायब जो ईवीएम है वो पाकिस्तान में चल रही है, वोटिंग करा रही है, या चीन में करा रही है? तो एक तो बड़ा प्रश्न ये। दूसरा चीज ये है कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति में ही अधर्मज पुत्र का जन्म होगा तो पारदर्शिता का अभाव हो जाएगा। जब सीजेआई और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ये तीन मिल करके एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे, तो ऐसी कौन सी अविश्वास थी कि सीजेआई यानी मुख्य न्यायिक जो हमारे न्यायमूर्ति हैं उनको हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर जोड़ा गया, ताकि 2-1 से हमेशा सत्ता पक्ष चुनाव आयोग की नियुक्ति यानी यस मैन की नियुक्ति करती रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा था कि इतनी आनन फानन क्या है, इनसे कई बार पूछ चुका कि लोकतंत्र में यस मैन की नियुक्ति कर रहे हैं क्या, इतनी जल्दी तो हमारे यहां चपरासी की नियुक्ति नहीं होती। तो जब हाथ पारदर्शी ना हो, जब अधर्मज संतानों का जन्म जो है वो पार्टी दे रही हो किसी पार्टी की सरकार, तो प्रश्न यहां खड़ा होता है। और प्रश्न इसलिए भी खड़ा होता है कि जब 69 लाख वोट गायब कर दिए जाएं, 25 लाख जोड़ दिए जाएं, एक एक घर में 500, 800, 200 वोट दिखाई दे, जहां चुनाव आयोग 0 नंबर के मकान पर जब प्रश्न खड़ा होता है तो उसकी घिघी बद जाए, और आप फिर उन लोगों को खोज भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई 0 नंबर उसको दिया जाता है जिनके पास मकान नहीं, तो आप उनको खोजोगे कहां? यानी कि वो पेड़ के नीचे रह रहे हैं, उनका कहना यह है, क्योंकि बाकी अगर किसी मकान में रह रहे तो किराएदारी होगी। तो बात इस चीज की है, और बात इस चीज की है कि जब मतदान हो रहा हो और 10,000 रुपए की रिश्वत खुलेआम बांटी जा रही हो, देश के लोकतंत्र पे डकैती डाली जा रही हो, और चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सो गया हो, तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और सोचना इसलिए भी पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी 27 में चुनाव है, फिर मुद्दा उठाए उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है, बिल्कुल, और आप सिर्फ 1 महीने में इतने बड़े प्रदेश का एसआईआर कराना चाह रहे। हमने तो आपको कहा कि एसआईआर कराना चाहते हैं, कराइए, कोई एतराज नहीं है, इससे पहले भी होता रहा। जबकि इससे पहले जो हुआ उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता था, उसमें बीएलओ जो निर्वाचन अधिकारी का प्रतिनिधि होता था वो प्रत्येक घरों में 3 बार जाता था, और जाने के बाद वहां के लोगों का नाम नोट करता था, फॉर्म फिलअप करवाता था और लेकर आता था, और जो एक्सपायर कर जाते थे उनका नाम वो काट देता था, आवेदन मृत्यु वाला लेकर के भरवाता था घर वालों से। लेकिन अब ये सब मतदाता के ऊपर डाल दिया गया है, और 1 महीने के अंदर 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मतदाता क्या कैसे करेंगे, जब 12 दिन तक आपने फॉर्म ही अवेलेबल नहीं कराए, और 2025 के लिस्ट से 20,000 लोगों का नाम अगर किसी एक जिले में गायब हो, उनकी सूची में ना हो, तो और आपने क्यों काटा? उसका जो आपने बनाया वो बूथवार नहीं बनाया है, कैसे इसका मिलान करेगा? और बीएलओ को ही आपने अपडेट करने के लिए भी
कहा कि अब आपको ऐप दिया जा रहा है, आप अपलोड कीजिए। अगर ज्यादातर बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की साइड का कहना यह है कि लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। किस चीज पे जांच पड़ताल चल रही? जो सुसाइड हुए, किस चीज पे चल रही जांच पड़ताल? मरे हैं उन्होंने सुसाइड नोट भी, कुछ ने तो सुसाइड नोट लिखा हुआ है। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप तो समान प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, मुझे आप बताइए ना कि 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, एक महीने में आप कैसे एसआईआर कर लो? और वो भी आप जिन बीएलओस को जो जिसमें 80% बीएलओ जो हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, उनको तो कंप्यूटर का ज्ञान है नहीं, और आपने ट्रेनिंग भी नहीं दी, ना बीएलओ को दी और ना हमारे बीएलए को दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 1,25,000 बीएलए की लिस्ट अपनी दी है पूरे प्रदेश के अंदर, और चुनाव आयोग का यह निर्देश था कि बीएलए को भी बीएलओ के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। दोनों को ट्रेनिंग नहीं दी गई, दोनों को ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनके कार्य नहीं बताए गए, और बीएलओ को जो है कोई नया लैपटॉप नहीं दिया गया, कोई नया फोन 5G नहीं दिया गया। जो उनके पास फोन है उससे वो अपलोड कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहा, दे रहे हैं। अब आपके पास जब जाएगा तो आप बताइए मुझे कि जब आपके पास नोटिस जाएगी तहसीलदार की या एसडीएम की, तो आपसे तो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। बिल्कुल। जबकि आप या आपके रिश्तेदार 2023 में शामिल है, 2003 के लिस्ट में शामिल है। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए। और इतनी आत्महत्याएं हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके द्वारा आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, उसके पेशानी पे बल नहीं है? इतने सवाल आप पूछ चुके हैं, जवाब तो ले लीजिए। अवरल मलिक जी हमारे साथ जवाब देंगे वो। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से चुनाव आयोग का और उसके साथ साथ एक तरीके चुनाव कंडक्ट कराने का, ईवीएम का और तमाम सारे सवालों का, एसआईआर का और उसके साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का उसमें और तमाम सारी चीजों का इन्होंने जिक्र किया, लैपटॉप का और बहुत सारी चीजों का। देखिए, मैं समझता हूं जहां तक विषय एक तरीके से अगर ज्ञानेश कुमार जी की बात कर ली जाए या फिर चुनाव आयोग की बात कर ली जाए, वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, ये संविधान भी कहता है, ये सबको मालूम है, जो भी अवेयर सिटीजन है उसको मालूम। आप मुझे बताइए, आपने कानून में परिवर्तन क्यों किया विरल जी? आपको क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पर भरोसा नहीं था कि आपको केंद्रीय मंत्री लाना पड़ा? आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? जी जी, बोलिए बोलिए अवरल जी। जी नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं वही चीज। और जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो देश अगर चलता है तो इस संविधान के आधार पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलता है। मेरा सीधा प्रश्न है विरल भाई, इधर उधर ना घुमाइए। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा के, भाग क्यों रहे हैं? हमें यह बताइए, आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायमूर्तियों को हटा करके और केंद्रीय मंत्री को उसमें अडॉप्ट किया? बिल्कुल, आप चुनाव आयोग की नियुक्ति करें और फिर ये पारदर्शिता कहां रह गई? गैर संवैधानिक कृत्य किया आपने। बिल्कुल उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको अन्य भी जो सवाल है उन पर मैं एक एक करके पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूँ। करने दीजिए ना। बिल्कुल, मैं इनके सवालों का पॉइंट वाइज एक एक करके जवाब देता हूँ। ठीक है जी जी। देखिए जहां तक विषय एक तरीके से एसआईआर का, एसआईआर क्या है, क्यों है, कैसे है, वो मैंने बिल्कुल पहले स्पष्ट कर दिया। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस कंडक्ट कराता है जो फ्री एंड फेयर होते आए हैं। और 2014 की भी अगर बात कर ली जाए, ये कपीश जी भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2014 में केंद्र सरकार में बिल्कुल देखिए 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी, 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी। तो चुनाव आयोग किसके अधीन था, किसके हाथ में था? तो मैं तो समझता हूं इस प्रकार की बात ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब मुझे आप बताइए, आपने हटाया क्यों कानून बना के? आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को क्यों हटाया? वो एक केस की नजीर से स्वयं को उसमें शामिल किए थे, वो कानून बन चुका था। आप मुझे बताइए उसे कानून बना के हटाया क्यों?
नहीं देखिए, बीच बीच में इंटरप्ट करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर आप रहा हूँ। हमारी बात का सीधा जवाब कपिल दीजिए। जी जवाब इस तो सुन देश के लीजिए, अंदर सवाल आपने लोकतंत्र इतने जिंदा पूछ रहना लिए हैं, चाहिए। जवाब नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान के आधार पर देश चलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, किसी रूप में भ्रष्टाचार आपने नहीं होना क्यों चाहिए। परिवर्तन किया कानून में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं दे आपको रहा हूं ना सर्वोच्च जवाब, मैं न्यायालय एक एक पर करके जवाब दे रहा विश्वास हूं। नहीं था? कपिल जी मैं एक-एक जवाब तो करके सुन जवाब दे लीजिए, रहा हूं। आप आपने थोड़ा सा मृत्यु शांत की रहिए, बात की, जवाब आपने सुन कहा कि लीजिए। मृत्यु हो रही है, आपने कहा कि मृत्यु हो रही है, बीएलओज की मृत्यु की भी इन्होंने बात की, उस पर मैं आ रहा हूं। जहां तक विषय है बीएलओज की अरे मृत्यु भाई, का, पहले हम यह जो एक तरीके पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को आपने क्यों हटा दिया उनकी नियुक्ति से? बिल्कुल देखिए, मैं स्पष्ट इस चीज का स्पष्ट जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का या फिर एक तरीके से इनके सवालों का, मैं समझता हूं इन सवालों में किसी रूप में दम नहीं है, क्योंकि इस देश में न्याय संगत काम होना चाहिए और हो रहा है। अरे भाई, कहां न्याय है? आप कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को हटा रहे हैं। अच्छा चलिए, अब आप दूसरे पे जाइए, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब वो दे रहे हैं, कपिल जी प्रधानमंत्री नहीं दे जवाब, पाएंगे तो आप कहां से देंगे? जवाब सुन लीजिए, दे रहे हैं वो। प्रधानमंत्री जी कपिल नहीं जी। जवाब दे पाएंगे तो आप कहां से देंगे? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए। नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से प्रधानमंत्री, नहीं देखिए कपिल जी, बीच बीच में इंटरप्ट करना तो आप बोल लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ अच्छा, रहा हूं ठीक है, सुप्रीम मैं- कोर्ट को क्यों हटाया गया? पारदर्शिता क्यों खत्म की नहीं गई? आपको देखिए, तो देखिए कपिल अगर जी, आपको मुझे बोलना, आप सवाल- इंग्लिश सवाल कर लीजिए ना। मैं एक सवाल करूं कपिल जी, एसआईआर को लेकर दिक्कत क्यों आ रही है फिर यूपी में? करने दीजिए ना। एसआईआर इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल जब करता आप है। पारदर्शी नहीं है पर ये तो बार-बार जो- एसआईआर सही कैसे हो सकता है, ये बताइए। तरीके से हो सकता है और तरीके से ही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ, बिल्कुल देखिए, मैं करने एक दीजिए शब्द में आराम बिल्कुल से। स्पष्ट इनका जवाब देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जब तो आप लोग तो सीधा चुनाव आयोग को ठीक रिपोर्ट दे रहे हैं। जब सरकार उसकी नियुक्ति कर रही है तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस चीज को अगर सब उसमें जानते हैं, तो सुप्रीम एडवोकेट कोर्ट भी भी है। शामिल होता तब इंडिपेंडेंट मान लेते। देखिए भाई साहब, आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो उस नाते मैं कहना चाहूंगा, अगर बात कर जाए कानून की, आपने कानून पढ़ा होगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। बिल्कुल उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उससे बीजेपी हेडक्वार्टर्स का, बीजेपी के नेताओं का कोई लेना देना नहीं। नियुक्ति ही जो है इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर कैसे होगा बताइए? पर अखिलेश यादव भी नहीं, बयान देखिए, दे रहे हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी लगातार बयान दे रहे हैं कि एसआईआर को लेकर दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है कि यूपी में जब चुनाव होने वाला उससे पहले ही बयानबाजियां चालू हो गई हैं। राहुल गांधी का कहना है कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है। कपिल जी और चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। आप चिल्लाते रहिए संवैधानिक है, कैसे है बताइए? लोकतंत्र विश्वास पर टिका हुआ है। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, केवल 60 सेकंड, इससे ज्यादा समय मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। एक एक करके मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। देखिए कपीश जी, जहां तक विषय है लोकतंत्र का, जहां तक विषय है संविधान का, और जहां तक विषय है कानून का, कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चुनाव आयोग चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एफिलिएटेड है निश्चित रूप से, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी इस देश की जनता के प्रति सत्ता पक्ष ज्ञानेश कुमार जी, देखिए ज्ञानेश कुमार दिखाने के लिए होता है। अगर हमारे जायज प्रश्न है तो उसके उत्तर दे दीजिए। बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार सियासी घमासान छुड़ा हुआ है और ऐसे में राहुल गांधी का भी कहना है कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है जिसके जरिए आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बीएलओ पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है और ये कोई सफलता नहीं है। आज 26 नवंबर और ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत गणराज्य ने इस दिन अपना संविधान अपनाया था और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का संविधान कितना महान है और हमारी जिंदगी में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है और जो लोग पहली बार मतदाता बने हैं उनके लिए ये खास क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है
संविधान दिवस पर मैंने देश भर के अपने परिवारजनों के नाम एक पत्र लिखा है और इसमें हमारे संविधान की महानता, जीवन में मौलिक कर्तव्यों का महत्व है और पहली बार मतदाता बनने का उत्सव क्यों मनाना चाहिए। ऐसे कई विषयों पर अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए हैं और इस पोस्ट के साथ ही पीएम मोदी ने अपने एक पत्र का लिंक भी साझा किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 26 नवंबर हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है और इस दिन यानी कि 1949 में संविधान भारत सभा ने भारत के संविधान को अंगीकरण किया था और इसीलिए एक दशक पहले साल 2015 में एनडीए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हमारा संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ है और ये भारत के संविधान की ही शक्ति है जिसने मुझ जैसे गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया है। संविधान की वजह से मुझे 24 साल से निरंतर सरकार के मुखिया के तौर पर काम करने का अवसर मिला है और मुझे याद है कि साल 2014 में जब मैं पहली बार संसद भवन में प्रवेश कर रहा था तो सीढ़ियों पर सिर झुकाकर मैंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को नमन किया था। साल 2019 में जब चुनाव परिणाम के बाद मैं संसद के सेंट्रल हॉल में गया था तो सहज ही मैंने संविधान को सिर माथे पर लगाया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटर लिखकर ये सारी चीजें बयां की है। शक्ति जिले के ग्राम महतारा में आंगनबाड़ी केंद्र क्रम 1 की स्थिति किसी को भी चौंका सकती है, जहां पर बच्चों का पोषण, सुरक्षा और शिक्षा मिलनी चाहिए, वहीं बीते 4 सालों से बच्चे चबूतरे पर साड़ी का पर्दा लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। केंद्र की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और दीवारें टूट चुकी हैं और कमरों की हालत इतनी खराब है कि उनका उपयोग संभव ही नहीं है। नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में सुरक्षा, भवन, साफ सफाई और बच्चों के लिए अनिवार्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन महतारा का ये केंद्र सभी मानकों को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 4 सालों में जिले का एक भी अधिकारी इस केंद्र की स्थिति का जायजा लेने तक नहीं पहुंच पाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि सही भवन न होने से उनका काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम बदलते ही बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। बरसात, सर्दी या फिर तेज धूप, हर मौसम में मासूमों की पढ़ाई और सुरक्षा दांव पर लग रही है और इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायत के सहयोग से जल्द ही बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर भवन की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बच्चों को एक अनुकूल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल अभी यही है कि 4 साल से चबूतरे पर चल रही पढ़ाई का जिम्मेदार कौन है और कब मिलेगा इन मासूमों को उनका अधिकार। हमारे यहाँ जो है वो ये वाली जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिल रही है। हम बेस्ट पॉसिबल ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन में संचालित हैं उन पर जो है बेहतर जगह हमें पंचायत के सहयोग से कोई सामुदायिक भवन मिल जाए या कोई और बेहतर जगह मिल जाए तो हम उसके लिए ग्राम पंचायत से समन्वय करेंगे। निश्चित रूप से हम बच्चों को बेहतर सुविधा आंगनबाड़ी के लिए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपसे जैसी जानकारी मिली है हम स्थिति को निश्चित रूप से बेहतर। मेरा नाम हीराबाई खूटे है, मैं सहायिका हूँ और मैं 2 सालों से यहाँ पे सहायिका पद पर हूँ और यहाँ पे कुल 30 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। आंगनबाड़ी रोज आते हैं, संचालित होता है और ठंडी गर्मी सभी में यहीं पे वो लोग पढ़ाई करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता त्रिवेणी भाईना, शीला दीदी, मितानी, मैंने 4 साल से मतलब यही केंद्र क्रमांक 1 में बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई वही करा था। हमारे बरसात के समय में परेशानी है, गर्मी के समय में भी, ठंडी गर्मी के समय में भी परेशानी होता, मतलब बहुत दिक्कत पड़ते। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।